नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बातें कानून की पे। साथियों, बातें कानून में आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी कि जो 1872 यानी 1872 का जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, यानी इंडियन एविडेंस एक्ट था। अब इसका जो परिवर्तित नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में जो नया कानून उसको रिपील करके आ चुका है, तो उसके बारे में हम लोग शुरू करने वाले। तो आज हम लोग बेसिकली इसके स्टार्टिंग के प्रोविजन है सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 यानी डिफिनेशन क्लॉज वगैरह को कवर करेंगे और एक एक करके धीरे धीरे हम इस एक्ट के इम्पोर्टेंट प्रोविजन के बारे में जानेंगे और ये रेगुलर बेसिस पे हम लोग इस पूरे एक्ट को कवर करेंगे और इसके सारे इम्पोर्टेंट चीज़ों को धीरे धीरे करके देखेंगे। तो आज हम लोग एक तरीके से समझिए कि एक नई सीरीज शुरू हो रही है, जो कि है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, और जिसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई एक्ट पढ़ रहे हैं तो अगर आप डायरेक्ट ऐसे सेक्शन 1 2 3 ऐसे पढ़ते चले जाएंगे तो सारी चीज़ें दिमाग में आपको रखना मुश्किल है, क्योंकि हर सेक्शन आपको याद नहीं सकता है। तो इसलिए किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले ध्यान देना है कि उसकी पूरी पूरे इसको उसके स्कोप को समझना है, किस तरीके से वो बटा हुआ है, किस किन चीज़ों के बारे में उसमें चर्चा है, कितने चैप्टर्स में है, कितने पार्ट हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों एक एक चीज़ तो देखने वाले। जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, अगर हम इसके ओवरव्यू की बात करें तो हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये कब से लागू हुआ है, तो ये 1 जुलाई 2024 से ये कमेंसमेंट हुआ है, यानी कि लागू कर दिया गया है। और जो ये हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसमें कितने पार्ट हैं? पार्ट तो कितने पार्ट हैं इसमें? इसमें टोटल कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। टोटल सेक्शन कितने हैं इसमें? सेक्शन टोटल कितना है? 170 सेक्शन है टोटल इसमें, ठीक है। पार्ट 4 है, सेक्शन कितने हैं? 170 सेक्शन है, ठीक है। जो हमारा इसमें जो पार्ट 1 है वो कम बेसिकली कवर करता है किसको? पार्ट 1 जो हमारा है, पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट 1 में सेक्शन सेक्शन जो है वो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 यानी कि प्रिलिमिनरी और डिफिनेशन क्लास जो है, इसके बारे में पार्ट 1 डील करता है। और जो हमारा पार्ट 2 है, पार्ट 2 इसका जो है पार्ट 2 पार्ट 2 जो है वो चैप्टर सेकंड यानी कि सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 50 तक, यानी 3 से लेके 50 तक, ये रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में सेक्शन 3 से लेके 50 तक सेक्शन में बात की गई है, ठीक है। फिर अगला हमारा पार्ट आता है पार्ट 3। पार्ट 3 जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में जो सेक्शन है 51 से लेके 103 यानी 51 से लेके 103 तक, इसमें जो चैप्टर हैं बेसिकली 3 से लेके 6 तक, यानी 3 4 5 और 6, 4 चैप्टर। और सेक्शन 51 से लेके 103, ये जो चैप्टर है वो बात करता है ऑन प्रूफ के बारे में। किसके बारे में बात करता है? प्रूफ के बारे में, PROOF, प्रूफ, ठीक है। ये प्रूफ के बारे में बात करता है, ऑन प्रूफ। फिर हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट इसका जो पार्ट है वो पार्ट 4 है। इनको आप नोट डाउन कर लेंगे अगर, तो आपके लिए इजी हो जाएगा इस चीज़ को पढ़ना। पार्ट 4 जो है वो बात करता है किसके बारे में? प्रोडक्शन एंड इफेक्ट के बारे में बात करता है। सेक्शन किससे लेके? सेक्शन 104, सेक्शन 104 से लेके 104 से लेके पूरा लास्ट 170 तक, ये प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस के बारे में डील करता है। तो आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 के बारे में। पार्ट 1 जिसमें कि
चैप्टर 1 भी है, चैप्टर 1 है। और क्या कौन कौन सेक्शन, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो हम लोग पार्ट 1 के बारे में आज की वीडियो में डील करने वाले हैं और देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए आप ये चीज़ जो तो आपको अभी हमने बता ही दिया कि इसमें टोटल कितने सेक्शन हैं, 170 सेक्शन है। और ये कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। और किस नंबर का ये एक्ट है, तो एक्ट कौन सा है, तो एक्ट है कौन सा एक्ट है ये, तो इसका नंबर है वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये एक्ट नंबर है 47 आप को ये इस 47 नंबर का ये एक्ट है। और हमारा BNS कौन सा है, तो BNS 45 है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहला जो इसका सेक्शन है, सेक्शन 1 इसका बात करता है शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। यानी कि शॉर्ट टाइटल यानी कि जो हमारा एक्ट है BSA, इसका नाम क्या है, इसका टाइटल क्या है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। और इसकी कमेंसमेंट डेट क्या है, यानी कब ये इन्फोर्स में आया है। तो अगर हम सेक्शन 1 की क्लॉज 1 की बात करें, सेक्शन 1 का क्लॉज 1 कहा दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। यानी कि इसका नाम क्या है, इस एक्ट का तो नाम है इसका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसका क्लास 2 करता है कि कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा। तो इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल बट नॉट टू एफिडेविट्स प्रेजेंट टू एनी कोर्ट और ऑफिसर नॉट टू प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर। यानी कि देखिए कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, तो ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग जो कहाँ चल रही है, किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग हो, कोई भी जो भी कि किसी कोर्ट के सामने कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है, तो वहाँ वहाँ पे ये जो एक्ट है वो अप्लाई होगा। बट नॉट यानी कि कोर्ट मार्शल हो, मतलब किसी भी तरह चाहे वो जो भी कोर्ट हो, और कोर्ट मार्शल जो मतलब कि हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं उनके लिए अलग जो कोर्ट होती है, वहाँ पे भी ये इंडियन एविडेंस एक्ट यानी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी हमारा 2023 वाला है, ये अप्लाई होगा। और कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, तो बट नॉट टू एफिडेविट, जो एफिडेविट्स होते हैं, जो शपथ वाले चीज़ें, वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। और कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, नॉट टू प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर, यानी कि जो आर्बिट्रेशन यानी कि जो हमारे ADR हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के माध्यम से जितनी भी प्रोसीडिंग चलती है जिसमें कि आर्बिट्रेटर होते हैं, तो वो उनके वहाँ पे ये इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आर्बिट्रेटर जो होते हैं वो बहुत ही उनको उनको क्या क्या रखा गया है, उनको ये जो हमारे लॉज हैं इनसे एकदम बाइंड करके यानी कि बांध करके उनको नहीं रखा गया, इसलिए वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। और एफिडेविट्स पे भी हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। अगला है इट सेल कम इन टू फोर्स सच डेट एज टू, इसके कमेंसमेंट की बात की गई तो जो डेट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गेट में, तो वो नोटिफाई हो चुका है। तो 1 जुलाई से हमारा जो एक्ट है ये लागू हो चुका है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या देख लिया, तो इसका नाम क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। कहाँ कहाँ पे लगेगा, सभी प्रकार की जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, यानी कोर्ट मार्शल में भी लगेगा, लेकिन कहाँ अप्लाई नहीं होगा, तो एफिडेविट्स पे अप्लाई नहीं होगा। और कहाँ अप्लाई नहीं होगा, कोई भी प्रोसीडिंग जो बिफोर आर्बिट्रेटर यानी आर्बिट्रेटर के सामने कोई प्रोसीडिंग चल रही है वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका जो सेक्शन 2 यानी डिफिनेशन क्लाज है, इसमें कई सारी परिभाषाएं दी गई हैं। देखिए जो इसका परिभाषा खंड है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही सीरियल वाइज यानी कि अल्फ़ाबेट क्रम से दिया। जैसे अब सी से मान ली कोर्ट है, तो जितने भी सी से डिफिनेशन है, कोर्ट, कंक्लूसिव प्रूफ, फिर डी आ गया, फिर देखिए डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा, फिर क्या आएगा, एफ आएगा, फिर जी आएगा। जी नहीं है तो मान लीजिए यम है। यानी कि एक सीरियल, अगर आप एक एक इसको अगर अल्फ़ाबेट क्रम से भी याद रखेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें बनी रहेंगी कि पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा, ठीक है। तो सेक्शन 2 डिफिनेशन क्लास करता है इन दिस अधिनियम अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या होता है कि जब तक संदर्भ से भिन्न, यानी कि अगर इन सब चीज़ों से भिन्न कोई भी बात नहीं चल रही है, अगर मान लीजिए लॉ के फील्ड की बात नहीं चल रही है, अदर कोई फील्ड बात चल रही है, या संदर्भ एकदम बिल्कुल इससे हट कर है, तब वहाँ पर इन चीज़ों का मतलब कुछ और हो सकता है। लेकिन अगर कंटेक्स्ट से अदरवाइज बात नहीं हो रही है,
लॉ के बारे में बात हो रही है, क्रिमिनल लॉ हो या सिविल लॉ हो, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पे कोर्ट का क्या मतलब होगा। यानी कि देखिए डिफिनेशन क्लॉज का मतलब होता है कि जो यहाँ चीज़ें कही गई इसका मतलब ये होता है, तब तक ये होता है। इसका मतलब ये नहीं कि यही सब कुछ है, कि जो चीज़ें यहाँ कह दी गई है वही मतलब कि एकदम ये नहीं हो गया कि अब यही ब्रह्मा की लकीर है कि मिटेगी नहीं, मिट भी सकती है जब कंटेक्स्ट अदरवाइज करें, कि अगर जब संदर्भ से भिन्न कोई बात हो रही होगी तो वहाँ पे इनकी डिफिनेशन हो सकता है बदल जाए, या किसी स्पेशल एक्ट में कुछ अलग डिफाइन अगर कर दिया गया है, स्पेशल कोई एक्ट किसी चीज़ के लिए बना हुआ है तब अलग मैटर। लेकिन अगर जब तक संदर्भ से हटकर कोई बात नहीं हो रही है, वहाँ पर अगर जिन जिन चीज़ों को यहाँ डिफाइन किया गया है उनका मतलब वही होगा जो इस एक्ट में बताया गया है। तो इसका हमारा जो पहला डिवीजन है वो बात करता है कोर्ट की। तो कोर्ट क्या होता है? तो कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स, चाहे वो जज हो चाहे मजिस्ट्रेट हो, उसके बाद अगर एंड ऑल पर्सन्स और अन्य सभी व्यक्ति लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस, यानी कि जजेज हो या मजिस्ट्रेट हो या कोई अन्य व्यक्ति जिसको कि लीगली यानी कि विधिक रूप से अथोराइज किया गया है क्या लेने के लिए, टू टेक एविडेंस, एविडेंस लेने के लिए जो लोग अथोराइज हैं वो कोर्ट की डिफिनेशन में आते हैं। बट इसमें एक चीज़ आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर, यानी कि आर्बिट्रेटर के अलावा सारे जज, सारे मजिस्ट्रेट या कोई अन्य व्यक्ति जिसको कि ऑथराइज किया गया है एविडेंस को लेने के लिए, वो सब कोर्ट की डिफिनेशन के अंदर कवर होते हैं। ठीक है, तो पहली डिफिनेशन हमारी हो गई सेक्शन 2(1) का क्लॉज ए, जो कि बात करता है कोर्ट के बारे में। कोर्ट में कौन कौन से लोग शामिल हैं, तो सभी जज, सभी मजिस्ट्रेट या कोई अन्य व्यक्ति जो कि लॉ के द्वारा एविडेंस को लेने के लिए जिसको ऑथराइज किया गया है, जो एविडेंस ले सकता है वो क्या है, कोर्ट है। एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर, यानी कि आर्बिट्रेटर जो है वो कोर्ट की डिफिनेशन के अंदर इंक्लूड नहीं किए गए हैं। ठीक है, अगला हमारा जो देखते हैं, अगला जो हमारा डिफिनेशन है वो बात करता है डिफिनेशन जो हमारा 2(1) का क्लॉज बी है, वो कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है। तो कंक्लूसिव प्रूफ का क्या मतलब होता है? कंक्लूसिव प्रूफ इसमें लिखा हुआ है मीन्स व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड एंड शैल नॉट अलाउड टू एविडेंस बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्रूविंग इट। यानी कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब क्या होता है कि यानी कि अगर जैसे अब देखिए, अगर इस अधिनियम के द्वारा किसी तथ्य को किसी अन्य तथ्य का अगर कंक्लूसिव प्रूफ क्या है, डिक्लेयर कर दिया गया है, तो आप उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए आप कोई दूसरा एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि आप इसमें देखेंगे तो इसका अब अभी जब हम अब लोग आगे पढ़ेंगे तो इसमें हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 35 है, जिसमें कहा गया अगर किसी सुपीरियर कोर्ट के द्वारा किसी फैक्ट के बारे में कोई डिक्री पारित कर चुका है और वही सेम फैक्ट अगर दूसरे किसी मामले में अगर फैक्ट इन इशू में वो चीज़ आती है, तो उसको आप प्रूव करने के लिए कोई दूसरा एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कोई केस चल रहा था, कोई मैट्रिमोनियल केस है मान लीजिए, अगर उस मामले में ये चीज़ है कि मान लीजिए ए, कोई व्यक्ति है ए, कोई व्यक्ति मान लीजिए ए है और ये कोई व्यक्ति है बी। अगर किसी मामले में ये इसकी पैटर्निटी को लेकर सवाल उठा था कि जो बी है वो किसका बेटा है, और अगर ये किसी कोर्ट के द्वारा मतलब किसी कोर्ट में मतलब सुपीरियर कोर्ट में अगर ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि जो बी है वो ए का ही बेटा है, और अगर भविष्य में कोई डिस्प्यूट इस परिवार में मान लीजिए उठता है और वो केस जाता है कोर्ट में और ये तथ्य जो है फिर सामने आ रहा है कि बी के पिता के ऊपर अगर सवाल उठ रहा है, तो इसको अब बी का पिता है, इसको प्रूव करने के लिए आप कोई दूसरा एविडेंस जरूरत नहीं, कि ऑलरेडी जो चीज़ प्रूव हो चुकी है उसको आप दूसरी बार प्रूव करने के लिए कोई दूसरा साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है। तो कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब होता है कि व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अदर, द कोर्ट शैल ऑन द प्रूफ ऑन द फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड एंड शैल नॉट बी अलाउड। यहाँ पे कोर्ट अलाउड नहीं करेगा एविडेंस टू बिगिन फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्रूविंग इट, उस चीज़ को डिस्प्रूव करने के लिए कोई दूसरा प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप कंक्लूसिव प्रूफ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है,
अगला हमारा सेक्शन है सेक्शन 2(1) का क्लास 3 जो बात करता है डिसप्रूफ के बारे में। डिसप्रूफ क्या होता है? डिसप्रूफ का मतलब होता है कि कोई ऐसा फैक्ट जो एग्जिस्ट नहीं करना है, डज नॉट, जिस यानी कि कोई चीज़ इन रिलेशन टू अ फैक्ट मीन्स व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट or consider its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of a particular case, to act upon the supposition that it does not exist। यानी कि डिसप्रूव का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो कि एग्जिस्टेंस ही नहीं कर रही है, कोई चीज़ मतलब कि कोर्ट अगर मान लीजिए कोई मैटर सुन रहा है, जिस चीज़ की एग्जिस्टेंस ही नहीं है या जिसके एग्जिस्ट करने ना मतलब जिसके ना एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाई है, वो क्या है, डिसप्रूव्ड है। डिसप्रूव्ड का मतलब होता है कि जिसकी संभावना ही नहीं कि कोई चीज़ मतलब कि साक्ष्य से प्रूव नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ें क्या हैं, डिसप्रूव्ड है। क्या है, डिसप्रूव्ड। देखिए अगर आप एक एग्जांपल से अगर हम लोग इस चीज़ को समझें कि मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, ये व्यक्ति बी है। ए मान लीजिए एक्यूज्ड है बी के मर्डर के लिए, क्या है, एक्यूज्ड है। लेकिन अब फैक्ट इशू क्या है कि ए एक्यूज्ड है किसके, बी के मर्डर का। लेकिन जिस रात मान लीजिए मर्डर हुआ है बी का, और ए उस वक्त मान लीजिए मर्डर वाले प्लेस पे नहीं था, वो किसी और प्लेस पे था। और क्या हुआ कि ए के पास उस चीज़ का सबूत है, यानी कि ए जिस होटल में रुका था वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो वहाँ पे इसकी एग्जिस्टेंस प्रूव हो जाती है। तो जब ए की एग्जिस्टेंस प्रूव है कि वो मर्डर वाले प्लेस पे नहीं था, तो इसका मतलब है कि ए ने तो बी की हत्या नहीं की, क्योंकि ए की नॉन एग्जिस्टेंस क्या है, प्रूव हो चुकी है। और उसके एग्जिस्टेंस होने की वहाँ पे न एग्जिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो जगह तो हो नहीं सकता, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा मान लीजिए उसकी फोटो आ गई तो वो उस रात होटल में था, वहाँ पे था, और जिस टाइम पे वो कैमरे में दिख रहा है, जिस टाइम पे वो उस होटल के अंदर एंट्री कर रहा है, उसी टाइम बी का मर्डर हुआ है। इसका मतलब वो बी की हत्या, मतलब बी की हत्या ए ने नहीं की है। तो ये क्या है, डिसप्रूव हो गया। अब इस चीज़ को, जो चीज़ यानी कि अब आप इस एक्यूज्ड जो ए है, इसको बी के मर्डर के लिए तो बिल्कुल ही ट्रायल नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ क्या हो गई है, एकदम नॉन एग्जिस्टेंस में हो चुकी है। क्योंकि एक ही व्यक्ति दो जगह पे क्या हो सकता है, प्रेजेंट नहीं हो सकता है। डिसप्रूव्ड हो गया, ठीक है। डिसप्रूव्ड पर हम लोग देखते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। देखिए डॉक्यूमेंट्स जो सेक्शन 2(1) का क्लॉज डी, तो ये तो आसानी से याद रहेगा कि 2D डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स का मतलब कोई पेज या कोई पन्ना नहीं होता है। यानी कि डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ जैसे हम लोग देखते हैं कि सेल डीड है तो वो डीड डॉक्यूमेंट है। डीड डॉक्यूमेंट तो है ही है, लेकिन वो कागज, कोई भी कागज का टुकड़ा डॉक्यूमेंट्स नहीं कंसिडर। कागज के टुकड़े पर लिखी हुई चीज डॉक्यूमेंट्स होती है। देखिए मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंस, any substance by means of letter, figures or marks or any other means or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording the matter and include the electronic and digital record। यानी कि देखिए डॉक्यूमेंट क्या होता है कि कोई भी चीज़, चाहे वो कोई कोई एक पेज हो, पेज पे कोई लिखा हुआ सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस, कोई पेज हो सकता है, कोई दीवार हो सकती है, कोई अदर थिंग, उस चीज़ पे मान लीजिए कोई पत्थर है, पत्थर पे मान लीजिए किसी होता है खुदाई जैसे कर करके लिख देते हैं, तो वो पत्थर डॉक्यूमेंट नहीं है। पत्थर पे जो खोद करके लिखे हैं, वो लिखा गया कोई चीज़ है, अगर वो फैक्ट इशू में रहेगा तो उसके लिए क्या होगा, वो पत्थर पे लिखी हुई चीज़ भी क्या होगी, एक तरह से डॉक्यूमेंट्स कंसीडर की जाएगी। या कोई भी चीज़ प्रिंटेड फॉर्म में, कोई पन्ने पे कोई फ़ोटो छपी हुई है, या पत्थर पे कोई लिथोग्राफ है, यानी चित्रकारी की गई हुई है, तो पत्थर पे बनी हुई चीज़ क्या है, वो भी डॉक्यूमेंट्स कंसीडर की जाएगी। और किसी सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, चाहे हो गया मेल पे हो, चाहे
मैसेजेस पे हो, कोई भी चीज़ टाइप करके भेजी गई हो, तो वो सारी चीज़ क्या है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर कंसीडर की जाए। इसका अगर इलस्ट्रेशन देखेंगे तो राइटिंग इज ए डॉक्यूमेंट है कि जो चीज़ लिखी गई है इस पेज पे वो डॉक्यूमेंट्स है। वर्ड, प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ट और फोटोग्राफ्ट डॉक्यूमेंट, कि चाहे वो पत्थर पे लिखी गई चीज़ तो लिथोग्राफ, फोटोग्राफ यानी कि जो प्रिंट निकलते हैं वो सारी चीज़ें क्या है। मैप और प्लान, मैप और प्लान इज ए डॉक्यूमेंट। इंस्क्रिप्शन ऑन द मेटल प्लेट स्टोन, देख रहे हैं इंस्क्रिप्शन जो कढ़ाई पत्थरों पे की जाती है, जो चीज़ गढ़ी गई है वो भी क्या है, डॉक्यूमेंट्स कंसीडर की जाती है। ठीक है, अगला हमारा जो सेक्शन है वो सेक्शन है सेक्शन 2 का क्लास ई, जो वो है एविडेंस। एविडेंस का मतलब क्या होता है? एविडेंस का मतलब होता है, इसमें देखिए एविडेंस को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। अगर आप देखेंगे तो इसमें भी क्या लिखा है, एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड, यानी कि एविडेंस में क्या चीज़ें इंक्लूड हैं वो बता रहा है ना, कि एविडेंस क्या है ये नहीं बता रहा है। देखिए लिखा मीन्स एंड इंक्लूड, पहला चीज़ है ऑल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट गिवन इलेक्ट्रॉनिकली which the court's permits are required to be made before it by witnesses in relation to matter of fact under inquiry, and such statement are called oral evidence। यानी कि पहले में एविडेंस में क्या कहा गया है, ऑल स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट जो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली दी जाए, चाहे वो बाय विटनेस के थ्रू दी जाए, किसके, कोर्ट के परमिशन से, कोई भी चीज़ जो कोर्ट के सामने प्रेजेंट की जा रही है वो क्या है, ओरल एविडेंस है। एंड ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट एंड सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, कोर्ट्स परमिट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट। यहाँ पे क्या है, मेड बिफोर इट, यानी कि कोर्ट के सामने कोई भी चीज़ अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो, चाहे वो विटनेस के थ्रू कर रहे हो या कोई भी स्टेटमेंट आप इलेक्ट्रॉनिकली, चाहे मान लीजिए आप कोर्ट में गए, जज के सामने आप खड़े हुए हुए हैं और बाई मान लीजिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तरीके से भी अगर आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं जज के सामने, तो क्या है, ओरल एविडेंस है। या आप मान लीजिए कोई चीज़ बोल के आप, मान लीजिए जैसे होता है गवाही जिसे लिखवाई जाती है, तो आप अपनी गवाही को मान लीजिए लिखवा रहे हैं वहाँ पे, जो कोर्ट के अंदर जो भी पेशकार वगैरह रहते हैं मान लीजिए वो लिख रहे हैं, तो जब कोई भी काम अगर कोर्ट के सामने हो रहा है, मान लीजिए आप को बोल बोल के अपनी बातों को वो कोर्ट के सामने बता रहे हैं, यानी कि जज साहब बैठे हुए सामने और आप उस चीज़ को लिखवा रहे हैं, तो भले या वो कागज़ पे ही आप लिखवा रहे हैं, लेकिन वो क्या माना जाएगा, वो ओरल आपका एविडेंस माना जाएगा, ना कि डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट एविडेंस को लिखा हुआ है, देखिए देखिए ऑल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट, चाहे वो आप इलेक्ट्रॉनिकली दे रहे हैं, चाहे वो को कोर्ट के सामने खुद से प्रेजेंट होकर दे रहे हैं, अगर आप ड्यूरिंग प्रोसीडिंग कोर्ट के सामने कोई चीज़ प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई चीज़ चाहे वो आप लिख कर दे रहे हों, चाहे बोल कर दे रहे हों, सब क्या है, ओरल एविडेंस है। और दूसरा क्या है, ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन, यानी कि यहाँ पे आप उसको क्या कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो कि कोर्ट के सामने रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, वो ऑलरेडी से कोई एक डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो सेल डीड का मैटर हो या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट हो, अगर आप उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, किसके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट उसमें देखेगा क्या सही है क्या गलत है। अगर आप उसको कोर्ट को इंस्पेक्शन के लिए अगर आप कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या है वो, क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो एविडेंस में क्या चीज़ें हैं, दो चीज़ें, एक तो ओरल एविडेंस है और एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। एविडेंस को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। 2E हमने देख लिया कि 2E बात करता है एविडेंस क्या होता है। अगला हमारा जो सेक्शन है वो सेक्शन F, 2F, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी, 2F फैक्ट। देखिए इस दुनिया में या इस संसार में हर चीज़, हर समय, हर क्षण क्या है, एक फैक्ट है। जैसे इस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ चीज़ आपको जैसे मैं सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ, मान लो मैं आपको लॉ ऑफ एविडेंस यानी कि भारतीय साक्ष्य के बारे में इस टाइम में बता रहा हूँ, आप वॉच कर रहे हो, आपने सामने मोबाइल रखा हुआ है, आपने चेयर पे बैठे हुए हैं, ये सब क्या है, फैक्ट है। आपके रूम का फैन चल रहा है या बंद है, ये भी एक फैक्ट है। रूम की लाइट ऑफ है ऑन है, ये भी क्या है,
फैक्ट है। बाहर शोर हो रहा है, बाहर मान लीजिए कुछ घटनाएं घट रही हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं या गाड़ी जा रही है, ये सब क्या है, एक फैक्ट है। यानी कि फैक्ट वो हर वो चीज़ वो फैक्ट है जो कि चलती हुई समय के साथ कोई भी घटना घट रही है, अभी घड़ी की में कितना टाइम हो रहा है, वो भी क्या है, एक फैक्ट है। एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, यानी कि हर वो चीज़ जिसको आप क्या कर सकते हैं, बाय द सेंसेस, सेंसेस के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, यानी कि उसका क्या कर सकते हैं, उसका आप क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। एनीथिंग रिलेशन ऑफ थिंग स्टेट ऑफ थिंग कैपेबल, यानी कि जो आपके सेंसेस, जैसे कि हमारे ना सेंसेस के हमारे नाक, आँख, कान, यानी जो जो चीज़ें आप सुन सकते हैं, जो चीज़ें आप परसीव कर सकते हैं, जैसे आप सूंघ सकते हैं या देख सकते हैं, सारी चीज़ें क्या हैं, एक फैक्ट है। और जो फैक्ट होते हैं, फैक्ट पहली चीज़ तो जो चीज़ आप सेंसेस द्वारा परसीव कर सकते हैं, और दूसरा क्या है, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शस, यानी कि देखिए फैक्ट दो तरह के, एक तो होता है फिजिकल फैक्ट, एक होता है साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो जो हमारा इसमें देखिए जो पहला है, ये क्या है, एक जो चीज़ आप अपने सेंसेस द्वारा परसीव कर रहे हैं वो क्या है, वो सब फिजिकल, क्या है, फिजिकल, PHYSI, इसको आप लिख लीजिएगा। एक तरीके से क्या है, फिजिकल फैक्ट है, वो कैसा फैक्ट है, फिजिकल फैक्ट है, फिजिकल फैक्ट है। और जो एनी मेंटल कंडीशन ऑफ एनी पर्सन इज कॉन्शियस, यानी कि कोई व्यक्ति का कोई किसी व्यक्ति की मेंटल कंडीशन कैसी है, वो पागल तो नहीं है, या वो उसकी दिमाग की हालत कैसी है, वो भी क्या है, एक फैक्ट है। वो क्या है, इंटरनल फैक्ट है, उसको आप चाहे साइकोलॉजिकल फैक्ट कहिए या यानी कि अ, जब कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा होता है तो उसके दिमाग में भी एक तरीके से कॉन्शियस, उसके कॉन्शियस माइंड में भी कुछ चीज़ें कुछ घटनाएं घट रही होती हैं, वो भी क्या है, एक फैक्ट है। जैसे कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई टारगेट बनाए हैं कि आप ये किसी व्यक्ति का मान लीजिए आप मर्डर करने का प्लान बनाया है, तो अगर आपने एक मर्डर करने का प्लान बनाया हुआ है तो आपके दिमाग में भी वो चीज़ें चल रही हैं कि इस व्यक्ति का क्या करना है, मर्डर करना है, तो वो आपके दिमाग में कैसे करना है, कहाँ से हथियार लेना है, तो वो भी क्या है, आपके दिमाग में एक तरह का एक फैक्ट चल रहा है, तो साइकोलॉजिकल फैक्ट है। और जो चीज़ें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, परसीव कर सकते हैं अपनी सेंस के द्वारा, वो क्या है, फिजिकल फैक्ट है। ठीक है। अब इसमें कुछ इलस्ट्रेशन भी दिए गए, तो आप देखेंगे तो दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज इन द सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट, नहीं कोई चीज़ें किसी आप रूम में जैसे आप इंटर किए, वहाँ मान लीजिए टेबल रखा हुआ है, चेयर रखा हुआ है, टेबल पे एक लाइट रखी हुई है, या कुछ पेंटिंग्स उसने मान लीजिए रूम में लगा रखी है, तो जो भी चीज़ें अरेंज की गई हैं, जो भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, जिस स्थिति में रखे हुए हैं, वो भी एक फैक्ट है। और आप जैसे रूम से बाहर निकले, मान लीजिए वो तितर बितर हो गई है, दोबारा इंस्पेक्शन के लिए कोई व्यक्ति आया, अगर वो चीज़ें वहाँ से इधर उधर पाई जाती हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उसमें कुछ छेड़छाड़ की है, तो ये भी क्या है, एक फैक्ट है। दैट पर्सन हर्ड और सा समथिंग इज अ फैक्ट, किसी व्यक्ति ने कुछ चीज़ देखा या कुछ सुना है, वो भी एक फैक्ट है। दैट पर्सन सेड सर्टेन वर्ड, किसी व्यक्ति ने कुछ कहा है, वो भी एक फैक्ट है। जैसे मान लीजिए किसी को गोली लगी, कोई व्यक्ति चिल्लाया, ये क्या है, फैक्ट है। किसी ने सुना, वो भी क्या है, एक फैक्ट है। यानी कोर्ट की जो कार्यवाही चलती है वो पूरी तरीके से किस पे चलती है, फैक्ट पे ही चलती है। ठीक है। तो हर चीज़, हर घटना क्या है, एक फैक्ट है। फैक्ट इन इशू क्या होता है, फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड, देखिए इसमें भी फैक्ट इन इशू डिफाइन है, मीन्स एंड इंक्लूड, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, क्या है, एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाई इट सेल्फ और कनेक्शन विथ अदर फैक्ट द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी असर्टेड और डिनाइड इन एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग नेसेसरी फॉलो। देखिए इसका मतलब क्या होता है, मीन्स एंड इंक्लूड, यानी एनी फैक्ट, कोई भी फैक्ट हो विच आइदर बाई इटसेल्फ और बाई कनेक्शन विथ, चाहे वो खुद में या कनेक्शन विथ अदर फैक्ट, यानी कि वो यानी कि कोई भी फैक्ट खुद भी या किसी अन्य फैक्ट से क्या होता है, कनेक्ट, यानी कि जुड़ जाने के बाद क्या करता है, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट, यानी कि किसी चीज़ के किस चीज़ के, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट करता है ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, यानी कि वो
चाहे वो फैक्ट अपने आप में स्वयं या किसी अन्य फैक्ट के साथ जुड़कर किसी व्यक्ति की राइट यानी उसके अधिकार, उसकी लायबिलिटी, उसकी डिसेबिलिटी के बारे में क्या करता है कि एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस या नेचर या एक्सटेंट के बारे में बात करता है, जो कि क्या कर जाती है असर्टेड और डिनाई, यानी कि जो एक व्यक्ति के द्वारा असर्ट की जा रही है और किसी अदर व्यक्ति के द्वारा क्या किया है डिनाई की जा रही है। तो क्या है फैक्ट इन इशू है इन सूट ऑफ किसी भी प्रोसीडिंग या सूट में। देखिए फैक्ट इशू का सिंपल सा मतलब होता है कि मान लीजिए जैसे ये ए है और ये बी है। मान लीजिए ए ने बी का मर्डर कर दिया, बी की क्या कर दी हत्या कर दी। अब ए के ऊपर क्या चार्ज लगा है कि ए ने बी का मर्डर किया कि नहीं, यानी कि ए की हत्या बी ने की। ये क्या है फैक्ट इन इशू एक तरीके से एराइज हुआ कि क्या ए ने ही बी की हत्या की है, क्या है फैक्ट इन इशू। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे ए जो हो रहा है, ए क्या करेगा, ए इस चीज़ को क्या करेगा डिनाई करेगा, नहीं मैंने ए की हत्या नहीं की है। लेकिन बी क्या करेगा, बी के जो परिवार के लोग होंगे यानी कि जो अन्य उसके मेंबर होंगे क्या करेंगे कि नहीं ये की हत्या बी ने ही की है। तो जैसे डिस्प्यूट अराइज हुआ किस चीज़ का, किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का, यानी कि क्या ए ने बी की हत्या की, अब इसके लिए क्या होगा, क्या उस टाइम ए बी के पास प्रेजेंट था या बी की हत्या करने के लिए किस हथियार का प्रयोग किया। यानी कि अब यहाँ पे जैसे ही एक व्यक्ति किसी चीज़ को असर्ट कर रहा है और एक व्यक्ति किसी चीज़ को डिनाई कर रहा है उसी सेम फैक्ट को, मान लीजिए ए ने बी की मर्डर किया तो ए डिनाई कर रहा है, लेकिन बी के घर वाले क्या कर रहे हैं कि नहीं ए नहीं किया है। जैसे डिस्प्यूट अराइज हुआ क्या हो गया फैक्ट इन इशू हो गया। और इसका explanation देखने लगा whenever under the provisions of the law from the time being enforced relating to the civil procedure in court record issue of fact and fact asserted or denied and so यानी कि वही सेम बात इसमें भी कहेगी। कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए अगर आप सिविल केस देखेंगे, सिविल केस में क्या होता है कि मान लीजिए कोई ज़मीन का विवाद है दो व्यक्तियों के बीच में, एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ और दूसरा भी कह रहा है कि नहीं मैं ये किराएदार है मैं ओनर हूँ। तो एक डिस्प्यूट जैसे कि असली उस जमीन का मालिक कौन है, जैसे डिस्प्यूट अराइज हुआ तो एक लोग क्या कर रहे हैं, एक लोग असर्ट कर रहे हैं कि नहीं मैं हूँ, एक लोग कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं है। एक असर्ट कर रहे हैं सेम फैक्ट को और एक डिनाई कर रहा है। तो जैसे ही एक लोग असर्ट कर रहे हैं एक लोग डिनाई कर रहे हैं किसी भी राइट लायबिलिटी डिसेबिलिटी के बारे में, वहाँ क्या होता है फैक्ट इन इशू जो है वो अराइज हो जाता है। ठीक है, तो फैक्ट इन इशू के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो फैक्ट इन इशू क्या होता है। अब बात आती है सेक्शन 2 के क्लाज 1 के एच के बारे में, जिसमें की बात की गई है मे प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम क्या होता है, व्हेन एवर इट इज प्रूव्ड व्हेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस अधिनियम that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved may call for proof of it। यानी कि मे प्रिज्यूम का होता है एक तरीके से प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होती है, यानी कि किसी चीज़ का जब कोर्ट प्रिजम्पशन करता है, ये देखिए जो मे प्रिज्यूम है, जो ये मे का मतलब होता है, मे प्रिज्यूम का मतलब होता है कि ये ऐसा नहीं कि जैसे कोर्ट ने प्रिज्यूम किया है कोई चीज़ तब वो बदल नहीं सकती है। मे प्रिज्यूम की चीज़ें क्या होती है बदल भी सकती है। जैसे कि मान लीजिए एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये ए के ऊपर मान लीजिए बी के मर्डर का चार्ज है, और अगर बी ने जो भी साक्ष्य रखे हैं अभी तक उनसे प्रूव हो रहा है कि हाँ ये संभावना बन रही है, क्योंकि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ए को वहाँ से जाते हुए देखा है, बी के चिल्लाते हुए किसी ने सुना है, इन सब चीज़ों से अगर ये हो रहा है कि यह लास्ट टाइम मान लो ए बी जो है ए के साथ ही अंतिम बार देखा गया है, तो ये सारी चीज़ें क्या दिखा रहे हैं कि हाँ ए ने ही बी का मर्डर किया होगा। तो ये क्या है मे प्रिज्यूम। अब कोर्ट
थोड़ा बहुत ये मानेगा कि हाँ ये संभावना है कि ए ने ही बी की हत्या की हुई है, लेकिन लेकिन क्या होता है, अगर ए जो है कोई ऐसा साक्ष्य पेश कर देता है जिससे कि उसका वहाँ होना एक तरीके से क्या हो जाता है, वो प्रूव कर देता है कि मैं उस टाइम पे वहाँ था, बट कोई अन्य वर्क से वहाँ पे था, और जो जो चीज़ें वो कहता है वो कोरोबरेट हो जाती है, यानी कि उसके द्वारा कही गई बातें इन्वेस्टिगेशन में सही पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो ए की एग्जिस्टेंस है बी के पास वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि कोर्ट अभी तक तो मैं प्रेज्यूम कर, लेकिन जैसे ही कोर्ट को एक नया सबूत मिलता है वो क्या करता है, रिबट कर देता है अपने प्रेजेंस, यानी कि कोर्ट जो है मान भी सकता है या नहीं, यानी कि ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है कि कोर्ट को जैसे ही उससे कोई ठोस सबूत मिलता है तो वो अपनी क्या करता है, अपने जो प्रिजम्पशन थी उसको क्या कर सकता है, बदल सकता है। मे प्रिज्यूम नॉट प्रूव्ड क्या होता है, आई में बताया गया है, नॉट प्रूव अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव व्हेन इट इज नाइदर प्रूव्ड और नॉट डिस्प्रूव, जब तक कोई ऐसा फैक्ट है ना वो प्रूव ही हो रहा है ना डिस्प्रूव, यानी कि ना तो वो किसी के द्वारा प्रूव हो पा रहा है ना ही कोई उसको डिस्प्रूव कर पा रहा है, तो क्या माना जाएगा, वो नॉट प्रूव्ड माना जाएगा। 2J प्रूव्ड, प्रूव्ड तो इजी है, अ फैक्ट इज सेड टू प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर द कोर्ट आइदर बिलीव इट इज एग्जिस्ट और कंसीडर इज प्रोबेबल, यानी कि कोई चीज़ के एग्जिस्टेंस जो है वो कोर्ट क्या करता है, बिलीव करता है कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, या ऐसा कंसिडर करती है कि इसके एग्जिस्ट होने की क्या है, संभावना बहुत ज़्यादा है। प्रूडेंट यानी कि एक नॉर्मल आदमी जैसे सोचता है किसी पार्टिकुलर केस में, तो एक तरीके से वो क्या है, प्रूव्ड है। या देखिए प्रूव जिसके एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, और या कोई चीज़ बिलीव करता है, कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, उसकी एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, तो चीज़ क्या मानी जाती है, प्रूव्ड मानी जाती है। अब 2K जो बात करता है वो रिलेवेंट के बारे में बात करता है। रिलेवेंट क्या होता है, अ फैक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट टू अनदर व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द अदर थिंग एनी वे रिफर्ड प्रोविजन ऑफ द नियम। देखिए रेलेवेंट का सीधा सा मतलब है, यहाँ पे रेलेवेंट कुछ चीज़ डिफाइन है, यहाँ पर कहा गया है कि जो भी चीज़ें अधिनियम में रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के अंदर कवर होती हैं वो सारी चीज़ें रेलेवेंट है। वो रेलेवेंसी के बारे में बताया कहाँ गया, चैप्टर जो हम जब 2 हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जो रेलेवेंसी है सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 50 तक, वो सारी चीज़ें जो जो चीज़ें कही गई है वो सारी चीज़ें क्या होंगी, रेलेवेंट होंगी। अभी आप नॉर्मल पर देखिए इस अधिनियम में रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट में जो चीज़ बताई गई है वो सारी चीज़ें क्या है, रेलेवेंट है। और 2L जो है जो सेल्फ प्रिज्यूम की बात करता है, सेल्फ प्रिज्यूम व्हेन एवर इट इज डायरेक्टेड, देखिए डायरेक्टेड बाय दिस अधिनियम दैट कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम अ फैक्ट इट सेल्फ रिगार्ड सच फैक्ट प्रूव्ड अनलेस अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड, यानी कि देखिए इस अधिनियम में डायरेक्ट किया गया है कोर्ट को कि कुछ चीज़ों के बारे में कोर्ट क्या करेगी, जिन 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 चीज़ों के बारे में इस अधिनियम में सेल्फ प्रिज्यूम लिखा गया है उसको कोर्ट क्या करेगी, एक तरह से मैंडेटरी प्रिजम्पशन है, लेकिन ये क्या है, रिबटेबल है। रिबटेबल है, जब कोई ठोस सबूत एकदम नहीं मिलेगा तब तक उसको कोर्ट क्या करेगी, सेल्फ प्रिज्यूम ही मानकर चलेगी, ठीक है, सेल्फ प्रिज्यूम ही मानकर चलेगी। और जब कोई जब तक कि कोई उस पर एकदम ठोस सबूत नहीं मिल जाता है तो ये क्या है, एक तरीके से जो सेल्फ प्रिज्यूम है क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, और जो मे प्रिज्यूम होता है वो प्रिजम्पशन ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन से कोई चीज़ में प्रिज्यूम करता है, लेकिन जो सेल्फ प्रिज्यूम है वो इस अधिनियम में ही लिख दिए गए हैं कि क्या क्या चीज़ें कोर्ट जो है वो सेल्फ प्रिज्यूम करेगी, और जिन चीज़ों को यहाँ सेल्फ प्रिज्यूम लिखा गया है उसको कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम ही करेगी, यानी कि उसको सच मानेगी ही जब तक कि कोई ठोस सबूत देकर उसको रिबट नहीं कर दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग ने सारे के सारे डेफिनेशन हम लोग ने इसमें ए से लेके एल तक जितने भी डेफिनेशन थी, चाहे वो कोर्ट की हो, कंक्लूसिव प्रूफ, डिसप्रूव, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, फैक्ट, सारी चीज़ों को फैक्ट नीसू में प्रिज्यूम सेल्फ प्रिज्यूम सब चीज़ें। और जो हमारा सेक्शन 2 का क्लॉज 2 है, 2 के क्लॉज 1 में तो ए से लेके एल तक के सारे डिफिनेशन है, और इसका जो सेक्शन 2 का क्लास 2 में बात करता है, वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हेयर इन एंड नॉट डिफाइंड, यहाँ पे जितने भी वर्ड एक्सप्रेशन यूज किए गए हैं लेकिन वो क्या कहीं डिफाइन यहाँ पे नहीं किए गए हैं, बट डिफाइन इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, यानी कि वो
डिफाइंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, यानी कि आईटी एक्ट 2000 में डिफाइन है, या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या भारतीय न्याय संहिता 2023 में अगर वो चीज़ डिफाइन की गई तो उनका वही सेम मीनिंग लिया जाएगा जो कि इस एक्ट या असाइन टू देम दिस सेड टू बी सेड एक्ट एंड संहिता, यानी कि जो जो चीज़ें यहाँ डिफाइन की गई उनका यही मतलब है, और जो चीज़ें यहाँ नहीं डिफाइन की गई लेकिन इस एक्ट में यूज किया गया है, बट वो कहाँ डिफाइन किया गया है, आईटी एक्ट 2000 या बीएनएस या बीएनएसएस में अगर वो चीज़ डिफाइन की गई है तो उसका वही मतलब लिया जाएगा जो उस संहिता में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका जो डिफिनेशन क्लास और इसका जो प्रिलिमिनरी यानी पार्ट 1 का सेक्शन 1 एंड 2 के बारे में हम लोगों ने कवर कर लिया है। और अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर इसका पार्ट 2 जब स्टार्ट करेंगे तो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।